हेलो क्लास नाइन्थ, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं सभी बढ़िया होंगे, लाजवाब होंगे और अपनी पढ़ाई भी काफी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो एक बार मैं फिर हाजिर हूं आप सभी के सामने एक और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेकर के। जैसा कि हम सभी पहले से जानते हैं कि जो नाइन्थ क्लास में या फिर जैक बोर्ड में जो भी परीक्षा होती है, प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन क्या होता है उठा उठा करके दिया जाता है। सभी मॉडल पेपर्स या फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए जाते हैं, इसलिए प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो अब हम लोग बारी बारी से यहाँ पर इसको सोल्व करने वाले हैं। आप लोग भी पीछे पीछे सोल्व करते हुए चलिए और फिर आखिर में बताइएगा किसका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आने वाला है ना। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, फ्रांस के सम्राट लुई 16वां को न्यायालय के द्वारा निम्न में से किस कारण से फांसी दी जाती है ना। किस कारण से लुई 16वां को फांसी की सजा दी जाती है, तो ये बताना है। किसानों पर अत्याचार के कारण, देशद्रोह के कारण, जनता का शोषण करने के कारण, या फिर इनमें से सभी। तो सही उत्तर क्या होगा। अभी आप लोग बोल रहे होंगे सर इनमें से सभी सही लग रहा है ना, लेकिन ये नहीं होगा सही है ना, हर बार नहीं होता ये। ठीक है, इसलिए पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। इसमें सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी, देशद्रोह के कारण। ठीक है, जो लुई 16वां था उसको जो फांसी की सजा एक्चुअली में नहीं हुई थी ना, सरधड़ से अलग कर दिया गया था ना, यानी कि जो मौत की सजा सुनाई गई थी तो वो देशद्रोह के कारण सुनाई गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। बताइए, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान 4 अगस्त 1789 है ना, 1789 की रात को नेशनल असेंबली द्वारा कौन से प्रावधान पारित किए गए थे। ठीक है, 1789 फ्रांसीसी क्रांति पता है ना, तो कौन से प्रावधान पारित किए गए थे। दायित्वों और करों की सामंती व्यवस्था को समाप्त करने, पादरी वर्ग के सदस्यों को सभी अपने विशेषाधिकार छोड़ने के लिए मजबूर करने, धार्मिक कर समाप्त कर और चर्च के स्वामित्व वाली भूमि जब्त करने, या इनमें से सभी। यहां पर क्या होगा, इनमें से सभी बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा। ये सभी क्या था, जो पहले पादरी को या फिर चर्च को जो स्पेशल अधिकार वगैरह मिलता था, बहुत सारी जमीनें थी इनके पास, उन सबको समाप्त कर दिया गया था नेशनल असेंबली के द्वारा। कब, 4 अगस्त 1789 को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, औद्योगिक समाज एक पूंजीवादी समाज। देखिए ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है ना, अगर आप लोगों ने पहले का वीडियोस देख रखे हैं तो ये सब आप लोगों को पता होगा। औद्योगिक समाज एक पूंजीवादी समाज है, यह विचार किसका था, किसका है, फ्रेडरिक एंगलेंस का है, या फिर रॉबर्ट ओवेन का है ना, कार्ल मार्क्स का, या फिर जार निकोलस का है। तो ऑप्शन सी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा, कार्ल मार्क्स है। कार्ल मार्क्स का कहना क्या था, वो ना वो पूंजीवादी के तो बिल्कुल खिलाफ था है ना। ये समाजवाद चाहते थे, सभी इंसानों का बराबर अधिकार हो, किसी के पास पैसे ज्यादा किसी के पास कम हो, ऐसा ना हो, है ना। ये पूंजीवादी व्यवस्था में इनका मानना था कि पूंजीवादी व्यवस्था में क्या होता है कि ये है ना, जो जिसके पास पूंजी ज्यादा, जो अमीर लोग हैं, वो ना श्रमिकों का शोषण करते हैं ना। तो ये औद्योगिक समाज एक पूंजीवादी समाज है, ये किनका मानना था, कार्ल मार्क्स का मानना था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। रूसी इतिहास में निम्न में से, ठीक है, रूसी इतिहास में निम्न में से किस क्रांति को खूनी रविवार के नाम से भी याद किया जाता है। किस क्रांति को यहाँ पे है ना, कौन सा ईयर का जो क्रांति उसको खूनी रविवार के नाम से भी याद किया जाता है। क्या वो 1905 की क्रांति है ना, 1907 की क्रांति, 1915 की क्रांति, या फिर 1917 की क्रांति। तो ये सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए, 1905 की क्रांति। कुछ प्रदर्शनकारी जो थे अपना शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन पुलिस क्या करती है ना, उस पर गोलियां चला देती है, बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, है ना। ये रविवार के दिन हुआ था, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, खूनी रविवार के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके अलावा आप लोग को है ना ये भी याद रखेगा, 1917 की क्रांति यानी कि 1917 में जो रूस की क्रांति होती है, इसको भी आप लोग को याद रखना है। इसको हम लोग अक्टूबर क्रांति के नाम से भी जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, आप लोग को वीडियो को लाइक करना है ना, ताकि हमें मोटिवेशन मिले। अगर इस तरह का वीडियो आप लोग को पसंद है, अगर आपको पसंद है इस तरह के वीडियोस, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, मॉडल पेपर जो हम लोग करवाते हैं, ये पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ताकि हम लोग और भी वीडियोस आपके लिए बना सके। ठीक है, और सारा क्वेश्चन यहीं से भिड़ने वाला है, जैसे कि बार बार बताया जाता है ना, यही सब क्वेश्चन उलट पुलट करके दिया जाता है, तो यही से ज्यादातर क्वेश्चन आप लोग को भिड़ने वाला है, अच्छा खासा नंबर आने वाला है ना। जर्मनी को संकट से निकालने के लिए डॉस योजना किसने बनाई थी, फ्रांस ने बनाई थी, ब्रिटेन ने, अमेरिका ने, या फिर रूस ने। ठीक है, देखिए जर्मनी जब प्रथम विश्व युद्ध पता है, तो उसके बाद जर्मनी पर ढेर सारा जुर्माना लगा दिया गया था। ठीक है, तो उसका अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा खराब हो गया था, आर्थिक संकट आ गया था। तो उसको उस संकट से निकालने के लिए ना डॉस योजना बनाई जाती है, किसके द्वारा, तो अमेरिका के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन से बिल्कुल करेक्ट होगा, अमेरिका द्वारा बनाई जाती है, ताकि जर्मनी को उसके संकट से निकाला जा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। वह स्थिति जब कीमतें बेहिसाब बढ़ जाती है कहलाती है, क्या कहलाती है,
अति मुद्रा संकुचन, अति मुद्रा स्फीति, या फिर अति मुद्रा संकुचन और अति मुद्रा स्फीति, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो उसका सही उत्तर क्या होगा? जब कीमतें बढ़ जाती है ना तो उसको हम लोग मुद्रास्फीति बोलते हैं, जब बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो अति मुद्रास्फीति बोलते हैं। ऑप्शन बी क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी इसमें कीमतें बढ़ने लग जाती है। ठीक है, अगर हमारे देश में भी मान के चलिए कुछ ऐसा हो कि अचानक से कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गई तो हम लोग क्या बोलेंगे? उसको अति मुद्रास्फीति बोल देंगे, जो कि जर्मनी का हाल हुआ था प्रथम विश्व युद्ध के बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। वनों के लुप्त होने की प्रक्रिया, वनों के लुप्त होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है, वन तो लुप्त होंगे नहीं तो क्या कहेंगे उसको? वन विनाश बोलेंगे, प्रदूषण होंगे, वानिकी होंगे, या फिर वनोत्पाद होंगे? तो वन विनाश बोलेंगे ना, वन विलुप्त थोड़ी होंगे। वन को विनाश करेंगे तब तो वो विलुप्त होंगे, यानी कि वो नजर नहीं आएंगे ना, वो लुप्त हो जाएंगे वन। तो वनों का विनाश होगा तब। और आज के समय वनों का विनाश हम लोग क्या विकास के नाम पे वनों का विनाश कर देते हैं, और कभी रोड बनाने के नाम पे, तो कभी बिल्डिंग बनाने के नाम पे, है ना। तो क्या वन विनाश कहेंगे किसको? वन विलुप्त को। चलिए आगे करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, है ना। गद्दी समुदाय के लोग अपने मवेशियों को चराते हुए अप्रैल में वे उत्तर की तरफ चल पड़ते और पूरी गर्मियां लाहौल और स्पीति में बिता देते। लाहौल और स्पीति भारत के किस राज्य में स्थित है? ठीक है, एक समुदाय के लोग है। कौन सा समुदाय है? गद्दी समुदाय के लोग है। ये लोग क्या करते हैं ना, अपने मवेशियों को लेते हैं और, है ना, अप्रैल में क्या करते हैं? उत्तर दिशा की तरफ चलने लग जाते हैं, उत्तर दिशा की तरफ चलने लग जाते हैं, और कहाँ पहुंच जाते हैं? लाहौल और स्पीति पहुंच जाते हैं, और पूरी गर्मी वहीं पे बिताते हैं। तो बताना ये किस राज्य में है ना, लाहौल और स्पीति किस राज्य में स्थित है, ये आप लोगों को बताना है। क्या वो उत्तर प्रदेश में है, क्या वो मध्य प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में, या फिर हिमाचल प्रदेश में? तो उसका उत्तर क्या होगा? वो हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश पहाड़ी इलाका में है, यानी पूरा की पूरा गर्मी में ये लोग पहाड़ी इलाका में बिताते हैं। ठीक है, ये गद्दी समुदाय के लोग। ठीक है, यानी काफी अच्छी जिंदगी इनकी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, है ना। चलिए 1871 में, ठीक है, 1871 में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा पारित सबसे खराब कानूनों में से एक कानून निम्न में से कौन सा था? कौन सा कानून जो सबसे खराब कानून में से एक है, 1871 में आया था? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, आपराधिक जनजाति अधिनियम, सरकारी गोपनीयता अधिनियम, या फिर बाल विवाह निरोधक अधिनियम? तो उसका सही उत्तर क्या होगा? उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, आपराधिक जनजाति अधिनियम होगा। इसको सबसे खराब कानून में से एक इसलिए माना जाता है ना, क्योंकि इस कानून के तहत क्या था, है ना, उस समय का बहुत सारे जो आदिवासी ग्रुप थे उसको, है ना, इसके तहत क्रिमिनल के लिस्ट में डाल दिया गया था, है ना, अपराधों की लिस्ट में डाल दिया गया था, यानी कि वो जन्म से ही अपराधी है ऐसा घोषित कर दिया गया था। ठीक है, तो इसलिए इसको सबसे खराब कानून माना गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ठीक है, बताइए बेदुइन्स, बर्बेर्स, मसाई, सोमाली, बोरान और तुर्काना कुछ चारवाहा समुदायों के नाम हैं। ये चारवाहा समुदाय किस देश में पाए जाते हैं? ये किस देश में पाए जाते हैं? क्या ये अफ्रीका में है, या भारत में है, नेपाल में है, या फिर भूटान में? तो कहाँ पे? ये अफ्रीका में। ठीक है, अफ्रीका बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन इस तरह से आएगा ना, ये सब थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन लग रहा होगा। क्वेश्चन ऐसा आएगा कि ना ही आपको फेल होने के लिए दिया जाएगा, ना ही आप लोग को ज्यादा नंबर लाने के लिए दिया, ऐसा क्वेश्चन सेट किया जाता है। 15 क्वेश्चन आसान पूछ देगा, 15 क्वेश्चन बहुत ही हार्ड पूछ देगा। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग अच्छे सभी मॉडल पेपर, जैसे पहले साल के सभी मॉडल पेपर और पीडीएफ सेट का क्वेश्चन करके जाएंगे तो ज्यादातर क्वेश्चन आप लोग से बन जाएगा। ठीक है, निम्न में से कौन सा देश विश्व की रोटी की टोकरी वाला देश के नाम से जाना जाता है? ठीक है, विश्व की रोटी की टोकरी, ठीक है, कौन सा देश है? क्या वो ब्रिटेन है, फ्रांस है, अमेरिका है, या फिर जापान है? तो इसका सही उत्तर क्या? वो अमेरिका है। दरअसल क्या था ना, 19वीं सदी के दौरान अमेरिका में ना वो गेहूं का जो उत्पादन है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, और गेहूं का उत्पादन जब बढ़ जाता है 19वीं सदी में, तो गेहूं से तो आटा बनता है, रोटी बनता है ना, तो इसको, है ना, दुनिया भर के देश क्या बोलने लग जाता है? विश्व की रोटी की टोकरी, है ना, रोटी की टोकरी के नाम से इसको बोलने लग जाता है, यानी इतना ज्यादा गेहूं यहाँ पे उग जाता है। ठीक है, उत्पादन होता है। ठीक है, तो अमेरिका यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। पहली बार क्रिकेट किस देश में खेला गया था? क्रिकेट बताइए, क्रिकेट किसका फेवरेट गेम है? आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो पहली बार क्रिकेट किस देश में खेला गया था? भारत में, ऑस्ट्रेलिया में, चीन में, या फिर इंग्लैंड में? इसका सही उत्तर क्या होगा? इंग्लैंड में। ठीक है, इंग्लैंड में सबसे पहली बार खेला गया था। इंग्लैंड के लोगों ने इसका इजाद किया था। हालांकि ये लोग
हो सकता है गुल्ली डंडा जो हम लोग खेलते थे, बहुत पहले से खेलते आ रहे हैं, उससे इंस्पायर होके किया हो, है ना। तो सबसे पहले भले यहाँ पे खेला गया हो, लेकिन आज के समय में क्रिकेट सबसे ज्यादा पॉपुलर तो भारत में ही है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बताइए अंडमान निकोबार कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार कहाँ स्थित है? क्या वो बंगाल की खाड़ी में स्थित है, अरब सागर में स्थित है, कच्छ की खाड़ी में, हिंद महासागर में, कहाँ स्थित है? क्या अंडमान निकोबार, है ना। अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह आप लोगों को पता है ना। जैसे कि अगर भारत का नक्शा बनाया जाए, ठीक है, भारत के नक्शा अगर हम लोग बनाए कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक है, ड्राइंग पे नहीं जाइएगा, आप समझाने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या बोलते हैं, बंगाल की खाड़ी है, ठीक है, सारी पानी, नदियों का पानी यहाँ पे आके गिरता है, ठीक है। तो और यहीं पे क्या है हमारा, यहीं पे तो है हमारा क्या है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। और यहाँ पर क्या हमारा लक्षद्वीप है, ठीक है। तो ये बंगाल की खाड़ी में क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और ये अरब सागर में क्या है, लक्षद्वीप है, ठीक है। तो ये चीज आप लोग को याद रखना, ठीक है। अरब सागर में क्या है, लक्षद्वीप है, ठीक है, और बंगाल की खाड़ी में क्या है, तो वो अंडमान निकोबार है। चलिए आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। निम्न में से किस पर्वत की पूरी श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है? ठीक है, बोल रहा कि निम्न में से किस पर्वत की पूरी श्रृंखला, ठीक है, वो क्या है, एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है। आप लोग यहाँ भारे भारे शब्द सुन करके यहाँ पे थोड़ा डर गए होंगे कि भाई युवा स्थलाकृति क्या होता है। तो यहाँ पे सिंपल कहने का मतलब है कि कौन सा पर्वत है, कौन से पर्वत की जो श्रृंखला है वो इसका मतलब क्या था अभी हम बताएंगे, ठीक है। वो क्या युवा स्थलाकृति को दर्शाती है, ठीक है। तो कौन सा, वो क्या आरावली का पहाड़ है? आरावली के बारे में तो अभी कभी फेमस है, आप लोगों ने सुना कि नहीं सुना ना, इसके पहाड़ों को काटने की बात चल रही है। अब देखते हैं जनता तो काफी विरोध प्रदर्शन कर रही है, या अब जनता जीतती है सरकार, ये देखने वाली बात होगी, ठीक है। तो बात क्या है यहाँ पे, विंध्याचल है, हिमालय है, या फिर नीलगिरी है, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या होगा, हिमालय, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। हिमालय की जो पर्वत है ना, हिमालय की जो पर्वत श्रृंखला है उसको युवा स्थलाकृति भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि भाई युवा, युवा मतलब क्या है, युवा है मतलब अभी जवान है एक तरीके से, ठीक है, बूढ़ा नहीं है, पुराना नहीं है ना। यानी कि इसमें भी बहुत ज्यादा हिमालय की जो पहाड़ी है इसमें भी और भी बदलाव होने बाकी है, बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं और अभी आगे होंगे। यानी कि अभी ये क्या है, युवा है। तो युवा स्थलाकृति को ही दर्शाती कौन, हिमालय की पहाड़ी, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। भारत की भौगोलिक आकृतियों को निम्नलिखित में से किन वर्गों में विभाजित किया जाता है? ठीक है, भारत की जो भौगोलिक आकृतियां, ठीक है, उसको किन वर्गों में विभाजित किया जाता है? ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे ठीक से दिख नहीं रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ बताइए क्या वो हिमालय पर्वत श्रृंखला एवं उत्तरी मैदान में बांटा जाता है, या फिर प्रायद्वीपीय पठार एवं तटीय मैदान में, या फिर भारतीय मरुस्थल एवं द्वीप समूह में, या फिर इनमें से सभी? तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इनमें से सभी, ठीक है। ज्यादातर इनमें से सभी अगर उत्तर रहेगा है ना, तो ज्यादातर में इनमें से सभी बिल्कुल करेक्ट होगा, लेकिन किसी किसी में नहीं होगा, ठीक है, ये भी आप लोग का ध्यान में रखना, लेकिन ज्यादातर में होगा, ठीक है। और इनमें से कोई नहीं रहेगा तो डेफिनेटली वो तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों से बने भारत के उत्तरी मैदान में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? ध्यान रख, अब यहाँ पे नदियों की बात, सिंधु नदी हो गया, गंगा या फिर ब्रह्मपुत्र, है ना। तो ये नदियों से जो मिट्टी लाई जाती है उसको क्या बोलते हैं? आप लोग बताइए क्या बोलते हैं? काली मिट्टी, लेटेराइट, जलोढ़, या फिर लवणीय मिट्टी? तो क्या बोलेंगे, जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। जलोढ़ मिट्टी क्या होता है, बहुत ही ज्यादा उपजाऊ मिट्टी होता है ना। और तो ये जो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों से बने भारत में उत्तरी मैदान, जो इन्हीं के नदियों के द्वारा ये मैदान जो बने हैं, तो इनके द्वारा जो मिट्टी लाया गया है उसी से बने हैं, ठीक है। तो इसको ये किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो किस प्रकार की मिट्टी, नदियों द्वारा जलोढ़ मिट्टी लाई जाती है, तो जलोढ़ मिट्टी ही होगा बिल्कुल करेक्ट उत्तर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्या आप लोगों के सभी क्वेश्चन सही हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं, बताइए थोड़ा, है ना। हिमालय की नदियां अपनी उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुद्र तक के लंबे रास्ते को तय करती है। ये अपनी मार्ग के ऊपरी भागों में किस प्रकार की प्रक्रिया करती है? अब जैसे कि अब नदी है ना, हिमालय की नदी है, हिमालय पहाड़ों से आती है, ठीक है, तो ऊपर से आती है नीचे, तो ये अपने ऊपरी भागों में किस प्रकार की प्रक्रिया करती है? तो ये क्या करती है, क्या अपर्दन करती है, परिवहन करती है, निक्षेपण करती है ना, या फिर इनमें से सभी करती है? तो क्या करती है, वो अपर्दन करती है, मृदा अपर्दन करती है, एक तरीके से मिट्टी को काट करके बहा करके कहीं और लेकर चली जाती है, ठीक है। तो क्या करती है, अपर्दन करती है, ठीक है। ये सब जिससे क्वेश्चन पेपर आए ना वो टिक किया है इसमें, ठीक है। चलिए बहुत सारा सही टिक किया है, बहुत सारा
करेक्ट टिक किया है उसने। ठीक है, इस तरह आप लोग के लिए सब जुगाड़ करना पड़ता है क्वेश्चन पेपर। ठीक है, इस मेहनत के लिए 1 लाख तो बनता है। ठीक है, पूर्णा, वर्धा, प्राहिंता, मंजारा निम्न में से किस नदी की सहायक नदियां हैं? किस नदी की सहायक नदियां? कृष्णा, कावेरी है, गोदावरी है या फिर महानदी है? तो ये गोदावरी की ही सहायक नदियां हैं ये सब, है ना। ये सब क्या है, डिफिकल्ट याद करना काफी मुश्किल है, लेकिन आप जैसे एक बार पढ़ लिए इसको तो थोड़ा सा दिमाग में रह गया। इस तरह सिमिलर क्वेश्चन फिर से देखने को मिलेगा तो उसका ज्यादा चांसेस है कि आप उसका सही उत्तर टिक करेंगे, है ना। इसीलिए बोला जाता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सभी मॉडल पेपर्स करके जाने के लिए, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन वहीं से ही आते हैं। कर्क वृत्त पश्चिम में कच्छ के रन से लेकर देश के मध्य भाग होकर पूर्व में भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? अब यहां सीधा देखिए, ऐसा क्वेश्चन लिखा है ना कि आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। कर्क वृत्त पश्चिम के में कच्छ के रन से लेकर देश के मध्य भाग होकर, है ना। तो ऐसा लिखता है कि भाई आप कंफ्यूज हो जाए, आप थोड़ा डर जाए क्वेश्चन देख करके, लेकिन डरने की बात नहीं। सिंपली आप यहाँ समझिए, जो कर्क रेखा जो है वो किधर से गुजरती है, तो है ना कच्छ के रन से। कच्छ के रन कहाँ पे? गुजरात में। तो यानी गुजरात से गुजरती है और फिर पूरब में कहाँ से जाती है? ये पश्चिम में गुजरात, पश्चिम गुजरात, तो मतलब पश्चिम में गुजरात से गुजरती है और पूर्व में भारत के किस राज्य से गुजरती है? तब अब पूर्व में कौन कौन सा राज्य है भाई जहां से कर्क रेखा गुजरती है? क्या वो मेघालय, मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा है? तो आप बोलेंगे मिजोरम में भी गुजरती है और त्रिपुरा में भी गुजरती है। मेघालय और मणिपुर में तो गुजरती नहीं है। आप लोग बताया गया था ना कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है, इसका एक ट्रिक भी बताया गया था। क्या क्या ट्रिक था? मित्र पर गमछा मारा ना। पहले की वीडियो आप लोगों ने देखा होगा तो आप लोगों को पता होगा, नहीं देखा है तो जाइए देखिए। ठीक है, हर एक वीडियो देखना जरूरी है। जितना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अपलोड किया गया है वो सब, और मॉडल पेपर भी अपलोड किया गया है और भी आगे आने वाला है, वो सब अपलोड किया जाएगा, उसी में से क्वेश्चन आने वाला है। इसलिए सभी के सभी वीडियो, एक भी वीडियो मिस नहीं कीजिएगा। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पे 2 राज्य है ना। कहाँ पे? पूर्व में एक मिजोरम, उत्तर, लेकिन सबसे आखिरी में कौन सा है? मिजोरम है सबसे आखिरी में। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा, त्रिपुरा नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा? मिजोरम बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। भारत की जलवायु, ठीक है, भारत की जलवायु किस प्रकार की हवाओं से अत्यधिक प्रभावित है? किस प्रकार की हवाओं से अत्यधिक प्रभावित है? जलवायु कहने का मतलब है कि मौसम एक तरीके का, है ना। तो जो हमारा जो मौसम है ये किस तरह की हवाओं से ज्यादा प्रभावित है? क्या वो व्यापारिक है ना, ध्रुवीय है, पछुआ है या फिर मानसूनी? ये सब तो भाई कुछ सुटेबल ही नहीं है ना। तो यहाँ पे एक ही है, मानसूनी। मानसून के आधारित है ना, मानसून रहेगा तो बारिश होगी, ठीक है, और बारिश खत्म होगी तो हवा में नमी आ जाता है, उसके वजह से फिर ठंडा आती है, फिर ठंड के बाद फिर हवा से जब नमी खत्म होने लगती है फिर क्या आ जाती है? गर्मी आ जाती है ना। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि मानसून पर आधारित है। ठीक है, भारत का जो जलवायु है एक तरीके का मौसम जो है वो मानसून के ऊपर आधारित है। सिर्फ जलवायु ही नहीं, भारत की कृषि भी क्या है? मानसून पर ही आधारित है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। प्रायः कृषि कहाँ की जाती है? ठीक है, प्रायः कृषि कहाँ की है? प्रायः मतलब अक्सर, प्रायः कोई नया शब्द नहीं है ना। अक्सर कृषि कहाँ की जाती है? आप कहाँ करेंगे कृषि? उपजाऊ भूमि पर करेंगे, असमतल भूभाग पर करेंगे, जंगल तथा घास के मैदान पर, या फिर इनमें से सभी? अब यहाँ पर भी इनमें से सभी है, तो क्या इनमें से सभी पर करेंगे आप? असमतल जमीन या उबड़ खाबड़ जमीन पे तो बिल्कुल नहीं करेंगे, जंगल और घास के मैदान में भी तो नहीं करेंगे, तो इनमें सभी तो हो ही नहीं सकता। हम कहाँ करेंगे? उपजाऊ जमीन पर करेंगे ना, जहाँ उपजाऊ भूमि होगा वहीं पे करेंगे। जो उपजाऊ भूमि नहीं है वहां पर करेंगे खेती तो हमारा तो नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसा क्वेश्चन भी आएगा जिसमें आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ऐसा अपने खुद के दिमाग से भी उत्तर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया क्वेश्चन ऐसा आएगा कि आपको फेल होने भी नहीं देगा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आएगा, और ऐसा डिफिकल्ट भी क्वेश्चन दे देगा जो है ना, जिसको सोल्व करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। ठीक है, स्थानीय जलवायु, मृदा अपरदन तथा नदियों की धारा को निम्न में से कौन नियंत्रित करता है? कौन नियंत्रित करता है? वन, वर्षा, पर्वत या फिर तापमान? ठीक है, या तो जलवायु हो या फिर मृदा अपरदन हो, ठीक है, नदियों की धारा हो, तो उसको प्रभावित कौन करता है ना, उसको नियंत्रित कौन करता है? उसको वन नियंत्रित करता है। आप लोग देखेंगे खासकर अगर मृदा अपरदन या फिर जलवायु वगैरह का अगर देखें, जंगल जहां पे नहीं रहेगा तो वहां पे तापमान ज्यादा बढ़ेगी, वहां पे पोल्यूशन वगैरह भी अच्छा खासा होगा, है ना। जंगल होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मृदा अपरदन को भी रोकती है, हवाएं वगैरह को थोड़ा कंट्रोल करेगा, जिससे गर्दा वगैरह और मिट्टी वगैरह इधर उधर उड़ करके अपरदन ना हो उसका, है ना। और ये पेड़ क्या करते हैं? जमीन को, मिट्टी को पकड़ के भी रखते हैं, यानी कि वन क्या है? इन सभी को नियंत्रित करती है। ऑप्शन ए ही क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। ठीक है, 40 क्वेश्चन है,
है ना। 40 क्वेश्चन ही आप लोगों के आते हैं, ठीक है। तो ये 2024 का, तो 2024 में भी 40 क्वेश्चन आए हुए थे। निम्न में से जनसंख्या परिवर्तन के प्रमुख कारण कौन से? जनसंख्या परिवर्तन के, ये भी आप लोगों ने पहले क्लास किया होगा तो पता है, ये ना, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी आप लोग को हो चुका है। जन्म है, मृत्यु है, प्रवासन है, या फिर इनमें से सभी है? तो क्या है? तो ये सभी है ना, इनमें से सभी, इनमें से सभी टिक करेंगे हम लोग, है ना। ये इसने गलत टिक किया। जन्म पर भी आधारित है, जन्म ज्यादा होगा कम होगा उससे भी जनसंख्या परिवर्तन होगा, ठीक है। मृत्यु ज्यादा कम होगा तो उससे भी जनसंख्या परिवर्तन होगा। और प्रवास करने से भी, एक जगह से दूसरी जगह इंसान चला जाता है, उससे भी क्या होता है? जनसंख्या परिवर्तन होता है। तो इनमें से सभी क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। बताइए, निम्न में से कौन हर व्यक्ति को अपना शोषक आप बन जाने का अधिकार देता है? ठीक है, क्या वो संविधान देता है, क्या वो लोकतंत्र देता है, क्या वो सरकार देता है, या फिर राष्ट्रपति देता है? इसका सही उत्तर होगा लोकतंत्र देता है, ठीक है। अब इसका कहने का क्या मतलब? अपना लोकतंत्र में क्या सभी को आजादी है, अच्छा भी कर सकता है, बुरा भी कर सकता है। जो बुरा करेगा उसको फिर जेल में डाल दिया जाएगा, यानी कि वो खुद का शोषण जो है ना, वो खुद का शोषक बन रहा है एक तरीके से, है ना। वो कुछ बुरा नहीं भी कर सकता था, ठीक है। उसके अलावा अगर आप देखते हैं लोकतंत्र में क्या होता है, हम लोग सरकार चुनते हैं, अपने तरीके से चुनते हैं, ठीक है। तो अब सरकार आप पर अगर शोषण करती है तो पूछा जाएगा इस सरकार को कौन चुना? तो बोला जाएगा भाई इंसानों ने ही चुना है, ठीक है। तो वो भी उस तरीके से भी देख सकते हैं, यानी कि लोकतंत्र यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ, ठीक है। लोकतंत्र से क्वेश्चन आया, तो लोकतंत्र से लगातार क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे। लोकतंत्र के विपक्ष में दिया गया तर्क निम्न में से कौन सा सही नहीं है? देखिए ये काफी कंफ्यूजन है ना, यहाँ पे बोल रहा है लोकतंत्र के विपक्ष में, ठीक है। यहाँ पर भी नेगेटिव, और कौन सा सही नहीं है, यहाँ पर भी नेगेटिव। अब देखिए लोकतंत्र के पक्ष में पहले कौन कौन सा है ये हम लोग देख लेंगे, तब हम लोग पता चल जाएगा कौन सा विपक्ष में नहीं है। तो कौन कौन सा विपक्ष में सही नहीं है, ठीक है। दिया गया तर्क निम्न में से कौन सा सही नहीं है, ठीक है। तो आयोग्यों की पूजा आयोग्यों की पूजा कहने का मतलब है, हमारे देश में क्या होता है ना, जो नेता लोग होता है, बहुत सारे लोग उसके फैन बन जाते हैं, उसका ब्लाइंड सपोर्टर बन जाता है ना, एक तरीके से आंखों में पट्टी बांध के उसके पीछे पीछे चलने लग जाते हैं, है ना। उस नेता अच्छा कर रहा बुरा कर रहा उससे पता नहीं। तो आयोग्यों की जो पूजा होती है, ये क्या बोलता है? ये लोकतंत्र के विपक्ष में ये तर्क दिया जाता है, ठीक है। तो ये तो तर्क में दिया जाता है, यानी कि ये तो नहीं में तो बिल्कुल नहीं होगा ना। जनमत पर आधारित शासन, ये विपक्ष में नहीं दिया जाता, ये पक्ष में दिया जाता है, यानी लोकतंत्र के पक्ष में दिया जाता है कि जनमत पर आधारित शासन होता है, यानी जनता जो चाहती है, जनता को जो सोच है उसके आधार पर ही क्या होता है? शासन चलता है, ठीक है। उसके अलावा क्या है? अनुत्तरदायी शासन, यानी कि सरकार क्या करती है? सरकार है ना उत्तरदायी नहीं होती है। अब हम सरकार से सवाल पूछते रह जाते हैं, सरकार बहरी बहरी बन करके बैठ जाती है, हमारी बात ही नहीं सुनती है, तो ये अनुत्तरदायी शासन होता है। तो ये लोकतंत्र के विपक्ष में ये भी दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है? धनवानों की प्रबलता, धनवानों यानी कि जो अमीर लोग हैं उसका प्रबलता होता है, यानी कि उन लोग का इन्फ्लुएंस, उन लोग का प्रभाव ज्यादा होता है, ठीक है। और वही लोग चुनाव वगैरह लड़ सकते हैं। चुनाव लड़ना बहुत ही महंगा होता है ना, गरीब लोग तो लड़ नहीं सकता। तो ये सब भी इसके विपक्ष में दिया जाता है, ये भी विपक्ष में दिया जाएगा, ये भी विपक्ष में दिया जाएगा, ये भी विपक्ष में दिया जाएगा। तो कौन सा विपक्ष में नहीं दिया जाएगा? तो ये जनमत पर आधारित, क्योंकि ये पक्ष में दिया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन ना अच्छे से पढ़ के अच्छे से समझ करके उत्तर देना होगा, है ना। इसने गलत उत्तर किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ? ठीक है, भारतीय संविधान कब बनकर के तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी 1949 को, या फिर 26 जनवरी 1950 को, या फिर 15 अगस्त 1947 को? कब बन करके तैयार हुआ, ठीक है, ध्यान रहे। तो कब बन करके? 26 नवंबर 1949 को बन करके तैयार हुआ। अब आप लोगों को कमेंट में ये बताना है कि भारतीय संविधान बन करके तो 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया, लेकिन लागू कब हुआ था देश में, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। बहुत ही आसान सा सवाल है, हम लोग हर साल मनाते भी हैं, है ना। तो अब कब लागू हुआ था ये तो आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो हाँ, इसमें से बस इतना ही। चलिए, तो यहाँ से पता चलेगा 26, क्वेश्चन नंबर 26 है, ठीक है। अगर ये उत्तर देते हैं आप तो मुझे पता चलेगा हाँ 26 नंबर क्वेश्चन तक आप लोगों ने देखा है अच्छे से, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैं भारत के लिए ऐसा संविधान चाहता हूं जो उसे गुलामी और अधीनता से मुक्त करे। यह कथन 1931 में अपनी पुस्तक यंग इंडिया में किसने लिखा था? किसने लिखा था कि भाई मैं ऐसा संविधान चाहता हूं जो गुलामी और अधीनता से क्या करे? मुक्ति दे, है ना। यानी लोग जो है ना गुलाम बन करके ना रहे, ठीक, किसी के अधीन बन करके ना रहे। ये किसने लिखा था?
ठीक है, कब लिखा था? 1931 में लिखा था। किस पुस्तक में लिखा था? तो यंग इंडिया में लिखा था। किसने लिखा था? सुभाष चंद्र बोस ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, महात्मा गांधी ने, या फिर जवाहरलाल नेहरू ने? तो सही उत्तर क्या होगा? महात्मा गांधी ने। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। ध्यान रहे, यंग इंडिया का संपादन जो है ना महात्मा गांधी ने भी किया था। चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। चलिए, बहुत सारे क्वेश्चंस दिए रहते हैं ना, और बहुत सारे तो आज 2024 में तो काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन भी पूछ दिए हैं। चलिए, 26 अप्रैल 1994 की मध्य रात्रि को दक्षिण अफ्रीका एक नया लोकतांत्रिक देश बन गया है ना। तो क्या कब बना नया लोकतांत्रिक देश दक्षिण अफ्रीका? 26 अप्रैल 1994 को। ठीक है, इससे पहले ये अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था। इसके साथ ही वहां निम्न में से क्या परिवर्तन देखने को मिला? तो वहां पे जब भी कोई देश आजाद होता है तो कुछ ना कुछ परिवर्तन देखने को तो मिलता ही है ना। जैसे कि भारत में मिला था, तो क्या हुआ? वहां पर रंग भेद वाली शासन व्यवस्था समाप्त हो गई। वहां पे क्या था ना, रंग भेद बहुत ही ज्यादा हुआ करता था। ठीक है, काले और गोरों में काफी ज्यादा फर्क हुआ करता था, है ना। जो गोरे लोग थे वो काले लोगों पे काफी ज्यादा जुल्म किया करते थे। तो जैसे ही इसकी आजादी मिलती है तो ये चीजें समाप्त कर दी जाती है, इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, उसके अलावा क्या है? सभी नस्ल के लोगों की मिलीजुली सरकार बनती है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, गणराज्य का नया झंडा लहराएगा, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी, इनमें से सभी बिल्कुल क्या होगा? करेक्ट होगा। ऑप्शन डी क्या है? इनमें से सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। ठीक है, बताइए किसी भी लोकतंत्र में, ये सब क्या है? ये सब सिविक्स का क्वेश्चन है ना। किसी भी लोकतंत्र में, ठीक है, किसी भी लोकतंत्र में नियमित अंतरालों पर निम्न में से क्या होना अनिवार्य माना जाता है? क्या होना अनिवार्य माना जाता है? चुनाव, संवैधानिक संशोधन, युद्ध, या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या होना अनिवार्य माना जाता है? तो चुनाव होना। हर 5 साल में क्या होता है? चुनाव होता है कि नहीं होता है? हर ये क्या होता है? इसे एक नियमित अंतरालों में होता है, हर 5-5 सालों में होता है। और ये अनिवार्य यानी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर नहीं होगा चुनाव, हर 5 सालों में, हर नियमित समय में नहीं होगा, तो उसको लोकतंत्र में नहीं बोलेंगे। और चुनाव क्या बोलते हैं? निष्पक्ष तरीके से होना चाहिए। ठीक है, ये भी जरूरी है किसमें? लोकतंत्र। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। भारत, आप लोगों को तो अभी क्या बोलते हैं, वोट का अधिकार तो मिला नहीं होगा ना। 18 साल जैसे होगा आप लोगों को भी वोटिंग का अधिकार मिल जाएगा। ठीक है, भारत के निर्वाचन आयोग को निम्न में से कौन सा अधिकार प्राप्त है? निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन को कौन सा अधिकार प्राप्त है? चुनाव प्रक्रिया के संचालन पर निर्णय लेने का। बिल्कुल, चुनाव प्रक्रिया कैसे करवाना है, कैसे नहीं करवाना, उस पर निर्णय लेने का अधिकार किसको? चुनाव आयोग को। तो ये बिल्कुल सही है। आदर्श चुनाव संहिता लागू करना। ठीक है, आदर्श चुनाव संहिता लागू करना यानी ताकि सभी में फेयर इलेक्शन हो। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है। सरकार को दिशा निर्देश मानने का आदेश देना, ये भी बिल्कुल सही है। उपरोक्त सभी, इनमें से सभी बिल्कुल सही उत्तर होगा। जैसे कि मैंने बताया था, ज्यादातर में क्या होता है? इनमें से सभी उत्तर होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। निम्न में से कौन सरकार का प्रमुख होता है तथा सरकार की ओर से अधिकांश अधिकारों का प्रयोग करता है? सरकार का प्रमुख कौन होता है? रक्षा मंत्री होता है, प्रधानमंत्री होता है, विदेश मंत्री होता है, गृह मंत्री होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। और यही सबसे ज्यादा अधिकारों का प्रयोग भी करता है। प्रधानमंत्री मेन होता है ना। राष्ट्रपति तो ऐसा एक तरीके से नाम का सिर्फ साइन करने के लिए रखा जाता है। ठीक है, लेकिन जो प्रधानमंत्री के पास सबसे ज्यादा पावर होती है, मेन पावर होती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 31 का। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। 1779 में सरकार ने सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान के उद्देश्य से एक आयोग का गठन किया था। उस आयोग को किस नाम से जाना जाता है? उस आयोग को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर हो गया था। चलिए ठीक है, तो हाँ, तो 1779 में सरकार ने क्या किया था? सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान के उद्देश्य से क्या किया था? एक आयोग का गठन किया था। तो उस आयोग को किस नाम से जाना जाता है? क्या उसको विधि आयोग, मानवाधिकार आयोग, मंडल आयोग, या फिर योजना आयोग के नाम से जाना जाता है? उसे मंडल आयोग के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। निम्न में से किस अधिकार को 44वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था? ठीक है, मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया दिया था। कौन सा अधिकार को? संपत्ति का अधिकार को, जीवन का अधिकार को, धर्म का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। तो संपत्ति का अधिकार पहले क्या हुआ करता था? मौलिक अधिकार में हुआ करता था, लेकिन फिर 44वां संविधान संशोधन में इस कानून को नहीं हटाया था, बस ये मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था। कानून में अभी भी है। ठीक है, और ये सब तो भाई मौलिक अधिकार है ही नहीं। ठीक है, 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, है ना। अगर आप लोग को इसके बारे में कोई कंफ्यूजन हो तो बताइएगा, इस पे वीडियो बन जाएगा। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और मौलिक अधिकार कितने अनुच्छेद कहाँ कब से कब तक दिया गया है, ये क्या आप लोगों को पता है? अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है ना। खैर इस पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। चलिए बताइए, पालमपुर गांव में, पालमपुर गांव से हर साल क्वेश्चन आता है, इसलिए इस गांव का डिटेल पूरा अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। पालमपुर गांव में अधिकांश भूमि के स्वामी जो उच्च जाति के माने जाते हैं, उनके कितने परिवार हैं? कितने परिवार हैं? 450 है, 150 है ना, 80 है या फिर 25 है? से उत्तर क्या होगा? 80 है। 80 है उच्च परिवार। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, उच्च जाति के परिवार, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्न में से कौन उत्पादन के निष्क्रिय साधन माने जाते हैं जो स्वयं किसी वस्तु का उत्पादन नहीं करते? वो खुद से किसी वस्तु का उत्पादन नहीं करते, तो कौन से उत्पादन के साधन? जैसे कि भूमि, पूंजी, है ना, श्रम वगैरह जो होता है वो, है ना। क्या वो भूमि तथा उर्वरक है, या भूमि तथा पूंजी है ना, भूमि तथा कीटनाशक? यहाँ पे उर्वरक को उत्पादन का साधन थोड़ी है, कीटनाशक उत्पादन का साधन थोड़ी है ना। तो इसको तो ऐसे ही खत्म कर देगा, इनमें से कोई नहीं होता है तो इसमें ये तो होता ही नहीं है ना। तो एक ही ऑप्शन बचा है, भूमि तथा पूंजी। और ये खुद से उत्पादन तो करते नहीं है, भूमि और पूंजी लगा देंगे, खुद से उत्पादन करेंगे? जब तक वहां पे श्रमिक नहीं लगाएंगे, है ना, वहां पे कच्चा माल नहीं देंगे, तो उत्पादन खुद से तो करेंगे नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन बी क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। जब प्राकृतिक संसाधन, है ना, जब प्राकृतिक संसाधन एक भौतिक पूंजी की अपेक्षा जनसंख्या की मात्रा में अत्यधिक वृद्धि होती है, तो इससे निम्न में से किस प्रकार की आवश्यकताएं बहुत बढ़ जाती है? यहाँ पे सिंपल करके बताते हैं, तो लंबा लिखने की भी जरूरत नहीं थी यहाँ पे ना। जनसंख्या जब बढ़ेगी तो हमें किस चीज की आवश्यकता ज्यादा बढ़ेगी? क्या खाद्यान्न, खाने पीने की आवश्यकता बढ़ेगी? बोलेंगे बिल्कुल। जनसंख्या बढ़े तो खाने पीने की जरूरत बढ़ेगी। शिक्षा की आवश्यकता बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी, है ना। चिकित्सा की आवश्यकता बढ़ेगी? बोलेंगे बिल्कुल बढ़ेगी। तो इनमें से सभी बिल्कुल क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन है? 37 की तरफ, ठीक है। जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के लिए इच्छुक लोग रोजगार नहीं पा सके तो इसे क्या कहा जाता है? ठीक है, ध्यान रहे, इच्छुक है वो काम करने की, ठीक है। जितना मजदूरी मिल रहा है, प्रचलित मजदूरी है, उस पर काम करने के लिए इच्छुक है, लेकिन फिर भी उसको काम नहीं मिल रहा, क्या बोलेंगे? बेरोजगारी बोलेंगे, श्रम शक्ति बोलेंगे, जनसंख्या वृद्धि बोलेंगे, निर्धनता बोलेंगे, क्या बोलेंगे? बेरोजगारी बोलेंगे। हम काम करने की इच्छा है लेकिन मेरे पास काम ही नहीं है, तो हम क्या है? एक तरीके से बेरोजगार है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ, ठीक। निर्धनता रेखा का आकलन समय समय पर सामान्यतः हर 5 वर्ष पर होता है, ठीक है। तो समय समय पर निम्न में से किसके माध्यम से किया जाता है? किसके माध्यम से किया जाता है? राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, या फिर राष्ट्रीय मानचित्र एजेंसी, या फिर राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग? तो किसके द्वारा किया जाता है ना? तो ऑप्शन बी क्या होगा? यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के द्वारा किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। अब बताइए, पंजाब और हरियाणा जैसे, ठीक है, पंजाब और हरियाणा क्या बहुत अमीर राज्यों में से एक है। पंजाब और हरियाणा जैसे राज्य निम्न में से किस कारण से निर्धनता कम करने में पारंपरिक रूप से सफल रहे हैं? यानी कि ये बहुत करीब हुआ करते थे, लेकिन अब वो क्या है, निर्धनता से काफी, मतलब क्या बोलते हैं, निर्धनता को कम करने में ये लोग थोड़ा कामयाब हो पाए। तो किस वजह से? उच्च कृषि वृद्धि दर, या फिर उच्च जनसंख्या वृद्धि दर, या फिर उच्च बेरोजगारी वृद्धि दर, उच्च स्वास्थ्य वृद्धि दर? सही उत्तर क्या होगा? उच्च कृषि वृद्धि दर। यानी कि कृषि में यहाँ काफी ज्यादा उत्पादन होता है हरियाणा पंजाब में, है ना, जिसकी वजह से क्या हो गया, यहाँ के अमीर किसान अमीर हो गए और यहाँ बहुत सारे लोग निर्धनता से ऊपर आ गए, यानी कि थोड़ा अच्छे खासे पैसे आ गए, ठीक है। तो उच्च कृषि की वजह से हरित क्रांति का भी इधर ही ज्यादा देखने को मिला था, और ज्यादा असर देखने को मिला था, इसलिए ऐसा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सरकार में, है ना, सरकार निम्न में से किसके माध्यम से बफर स्टॉक का रखरखाव करती है? बफर स्टॉक करने का मतलब ये है कि खाने पीने की चीज चाहिए हो ना, तो उसको स्टॉक करके सरकार रखती है, ताकि जो जरूरत पड़ने पे उसको बांटा जा सके। और अभी भी सरकार देती है कि नहीं देती? हर गरीब इंसान को देती है, राशन देती है, हम सभी लेते हैं, ठीक है। तो ये बफर स्टॉक इसका रखरखाव किसके माध्यम से करती है? आवास और शहरी विकास निगम के माध्यम से, भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से, या फिर राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम? उत्तर क्या होगा? भारतीय खाद्य निगम, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। इसी के माध्यम से बफर स्टॉक, खाने का स्टॉक वगैरह सरकार करती है, रखती है, ठीक है। 40 क्वेश्चन था, ठीक है। इंग्लिश वाले बच्चे भी इंग्लिश वाले देखते चले होंगे, है ना। चलिए
तो उम्मीद करते हैं सभी क्वेश्चन आप लोग के सही हुए हैं। कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आप लोग कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और इस तरह का वीडियो चाहिए तो कमेंट में बताइए, है ना। और भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लाया जाएगा, और भी मॉडल पेपर्स लाया जाएगा, और क्वेश्चन इसी में से ही भिड़ने वाले हैं, तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आज के लिए इतना ही। तब तक रखिए अपने ख्याल, ठीक है।